दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ 24। ऑल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। आइए चलते हैं आज की खबर की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव नज़दीक हैं। नगर निकाय चुनाव नज़दीक आते ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इसी संबंध में महानगर वार्ड 52 मुरादाबाद में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी एडवोकेट रहे एवं महानगर अध्यक्ष हाजी वकीर रशीद एडवोकेट एवं प्रदेश महासचिव यूथ एहतशाम मंसूरी रहे। आइए देखते हैं जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी एडवोकेट ने अपनी स्पीच में क्या कहा। वार्ड 69 से वासी वार्ड 56 से और आप सब लोग अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी एहतशाम मंसूरी साहब ने बहुत ही कम वक्त में बहुत कुछ कहा और बहुत सी बातों पर रोशनी डाली। आज हम आप जो इकट्ठा हैं यहाँ पर, उसकी वजह है कि चंद ही दिनों बाद, मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन या बहुत हुआ तो 1 महीने के बाद जो है निकाय चुनाव है, मेयर के इलेक्शन है और वार्ड के भी होंगे। साथ में हमें और आपको एक बार फिर अपना नुमाइंदा चुनना है। इसी सिलसिले में ये बूढ़े भाई ने मीटिंग की है और हम पिछले लगभग 6 महीने से इसी तरह की मीटिंग कर रहे हैं। अब तक मुरादाबाद से बाहर कर रहे थे, तमाम जो नगर निकाय थे उनमें। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुरादाबाद के अंदर भी महानगर अध्यक्ष जो थे वकील रशीद साहब, वो लगातार काम कर रहे थे और इनका काम अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ है। बड़ी खूबसूरती के साथ अपने फराइज को अंजाम दिया है इन्होंने और इनकी टीम ने। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मंच के माध्यम से। मुझे खुशी है कि ज्यादातर वार्डों में इनका काम मुकम्मल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे प्रत्याशी भी है हमारे पास। ये इनकी कामयाबी है, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी करीब 10 दिन कबल बागपत एक जगह है मुजफ्फरनगर में, बागपत है या इधर की साइड में, मुजफ्फरनगर साइड में, वहां पर एक दाऊद त्यागी नाम के आदमी बैठे थे अपने घर के बाहर। शाम का वक्त था, मोबाइल पे बात कर रहे थे। एक शख्स और उनके साथ बैठे थे, किसी से फोन पे बात कर रहे थे इस वाले हाथ से। बेटी उनकी उनके दरवाजे पर खड़ी थी। एक मोटरसाइकिल का हुजूम आया, जैसे मान लीजिए यहां बैठे हैं, वहां से हुजूम आया और हुजूम ने आओ देखा ना ताओ, जो हमारी गांव की भाषा है, और उन पे इतना लठ बजाया और फरसों से और तमाम चीजों से हमला किया कि उनका ये हाथ मौके पे टूट गया। इतना मारा उस आदमी को कि अगले दिन उसकी मौत हो। किसी से कोई दुश्मनी नहीं उस आदमी की। बेटी से पूछा तो बेटे उसके जामिया मिलिया इस्लामी में पढ़ रहे थे, आईएएस की तैयारी में थे, आरएसी में, वो भी आए। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि दुश्मनी थी क्या। उन्होंने एफआईआर कराई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता ये चला कि एक झूठी अफवाह उड़ी थी कि पड़ोस के गांव की कुछ लड़कियां जो दूसरे धर्म की थी वो निकल के जा रही थी। अफवाह थी, हकीकत नहीं थी। उन्हें किसी ने, आपकी कम्युनिटी के आदमी ने छेड़ दिया, उनकी वो हुई। ये अफवाह उड़ा के वहां एक धार्मिक इदारे में लोग इकट्ठा हुए, प्लानिंग बनी कि भाई इसका बदला लिया जाए। तो वो निकले हुजूम की उसमें शक्ल में, जो सामने पड़ा दाऊद त्यागी पड़ गए सामने, इतना मारा कि उनकी मौके पर मौत हो गई। आपने, इतने लोग मजमे में मौजूद हैं, क्या आपने सुना है कि कोई घटना हुई है ऐसी पिछले 10 दिन में? बताइए। इससे पहले एक घटना और हुई थी, बकरीद का वक्त था, एक शख्स ने कुर्बानी की थी बकरे की और वो गोश्त उसके फ्रीज में रखा था। बाकायदा धार्मिक इदारों से आवाज लगी, उसके घर में घुसे, घर में घुस के उसका गोश्त देखा और उसकी मौके पर हत्या कर दी। उसका बेटा फौज में था, उसका नाम अखलाक था। उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी।
ये दादरी की घटना है, गाजियाबाद के बराबर। उसके बाद में एक जुनैर नाम का लड़का ट्रेन में जा रहा था रमजान में, 17 साल की उम्र थी, हाफिज कुरान था। सीट को लेकर या किसी बात को उसकी टोपी लेकर जो है उस पर हमला किया, मार दिया। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं। ऐसी तमाम घटनाएं हैं कि जिनमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे संविधान ने हमें और आपको, इस मुल्क के रहने वाले हर शहरी को समान अधिकार दिए। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कोई भी जात का हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए कानून बराबर है। सबको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी है, संविधान ने हमें दी है। हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका जो दिल करे वो लिख दे, कह दे, बशर्ते कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। आजकल भावनाएं ऐसी हो गई हैं कि एक बच्ची अपना सिर ढकने के लिए अगर कपड़ा रखती है तो भावनाएं आहत हो जाती है। पता नहीं भाई कैसी भावनाएं हुई। अपने जो इस मुल्क का कल्चर है, उस मुल्क के कल्चर को सिर्फ दिखावे के लिए खत्म करने तैयार है। हिजाब से एलर्जी है, आपकी जो मजहबी निशानियां हैं उससे एलर्जी है, मजहबी इदारों से एलर्जी है। बताइए किसी का क्या जाता, अगर एक बच्ची स्कूल में जा रही है और अपना सिर ढकती है स्कूल की यूनिफॉर्म के कपड़े से, तो किसी की भावनाएं क्यों आहत हो रही हैं? ये बड़ा सोचने की बात है। जबकि आप राजस्थान में जाइए, हमारे हिंदू भाइयों की बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो पूरे पूरे सिर ढकती हैं। अभी मुरादाबाद में देख लीजिए आप, अच्छे परिवार होंगे तो उनकी, चाहे आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, तो क्योंकि ये भारत का कल्चर है। इस्लाम में तो है कि पर्दा करो, लेकिन ये भारतवर्ष से पहले से है। जो लोग यहाँ रह रहे थे उनका भी कल्चर है कि इतना मुंह कम से कम अपने बड़ों का अदब में पर्दा ढको, ये करो वो करो। ये उसे भी खत्म करने के चक्कर में सिर्फ इसमें के मुसलमान ये कर रहे हैं। कहां पहुंच गए हम? आप ये देखिए कि जो पहचान है हिंदुस्तान की, संस्कृति है हिंदुस्तान की, उसे भी खत्म करने के चक्कर में है कि साले ये मुसलमान करते हैं, इसे भी निपटाओ। जबकि औरत का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुदरती तौर पे ये दिया है कि शर्म जो है औरत का कहना है। आप किसी भी औरत को देख लो, कोई है या ना है, वो नंगे सिर नहीं हो सकती, ना वो बिना दुपट्टे के होगी, बिना साड़ी के होगी, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, कुछ हो। तो भाई किसी के सिर पर रखने से भावनाएं आहत हो जाती है, बाकायदा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मामला चला जाता। तो आपने कभी ये गौर फिक्र की कि भाई ये जो हालात हमारे साथ हैं, जबकि संविधान ने बराबरी का हक दिया है। अभी आज सुबह की बात है कि एक मुकदमे में आजम खान साहब को 3 साल की सजा हो गई। 2019 का एक लोकसभा का मामला था, जबकि अभी 1 महीना पहले की खबर है कि एक बड़ा खतरनाक कोई अखलाक वाले मामले में संगीत सोम नाम के बीजेपी के विधायक थे, उन्हें 800 रुपए का जुर्माना देकर छोड़ दिया, जबकि उसके बाद में दंगे भी हुए और वो एक राजनीतिक मामला था। तो ये एक विधान में 2 कानून कैसे? क्या देश ऐसे चलेगा? अगर इस तरीके की बदनिजामी होगी और आप 2 दर्जे का व्यवहार करेंगे तो यकीनन भारत का नुकसान होगा। हमें और आपको ये समझना होगा कि जो भी फर्द यहां रहता है हिंदुस्तान में, भारत में, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, अगर आप इंसाफ करोगे, ये जिम्मेदारी उन लोगों की है इंसाफ करने की जो इस वक्त जो है सत्ता में है, सरकारें उनकी हैं, वो इंसाफ करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है हम जैसे लोगों को मैदान में आने। अगर वो इंसाफ करेंगे बिना धर्म देखे, बिना गरीब अमीर देखे, तो वकील रशीद जैसे लोगों को सीए एनआरसी का धरना लगाने की जरूरत नहीं होती, इसकी नौबत ही नहीं आती। अब सोचिए कि हमारी हालत कैसी है। हमारी जो बस्तियां होती हैं वहां चौकी और खाने पहले खुल जाते हैं, स्कूल नहीं होते, अस्पताल नहीं होते, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि हमने और आपने आज तक जो वोट दिया है, देखिए आज जो हथियार है वो लड़ाई तलवार की है, इसकी नहीं होती है। ना कोई आपकी हालत सुधारने के लिए सलाउद्दीन अय्यूबी या महमूद गजनवी इस तरीके का कोई आदमी आएगा तो तलवारों से लड़ाई लड़ेगा और ये होगा वो होगा।
आज जो सबसे बड़ा हथियार है लोकतंत्र में, वोट का हथियार है। इसी वोट से आप ताकत दे सकते हैं और इसी वोट से आप गिरा सकते हैं। भाई एक चाय बेचने वाले को आपने इस वोट की ताकत दे दी कि वो 10 लाख रुपए का सूट पहनता है इसी मुल्क में, जबकि इसी मुल्क की हालत है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पे हम हैं। हमसे ऊपर केवल अफगानिस्तान है, पाकिस्तान भी हमारे हमसे नीचे है उसमें। यानी भुखमरी की जो एक इंडेक्स बनाया है पूरी दुनिया में, 180 ममालिक उस इंडेक्स में है, तो उसमें हमारे 107वां नंबर है। और एक चाय बेचने वाला जो अपने मुंह से कहता है कि मैं फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा, वो 10 लाख का सूट पहनता। तो ये ताकत किसने दी? ये ताकत यकीनन आपके वोट ने दी। आप चाहें तो एक तरफा होकर वोट करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा भी आपकी आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट में, विधानसभा में जा सकता है, यहाँ नगर निगम में जा सकता है। और आपकी कोई तलबी होगी, आपका कोई मसला होगा, आपके कोई किसी हुकूक में कमी होगी, तो यकीनन आपकी आवाज उठाएगा अगर आप उसे मजबूत करेंगे वोट देकर। ये हमें और आपको गौर फिक्र करनी होगी कि कमी कहां है, सोचना होगा। आज तक मुल्क आजाद हुआ, उस वक्त में आप पे चॉइस थी, आप चाहते पाकिस्तान चले जाते, कौन रोकता? तमाम लोग गए जिन्होंने नहीं समझा कि हमारा मुल्क है। लेकिन आपके आबाओ अजदाद ने इस वतन अजीज से मोहब्बत की। आपने सोचा कि ये मुल्क हमारे बाप और दादा का है, या हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, या हमारे मसाजिद है, मदारिस है। और उस वक्त में लोगों ने यह वादा किया था कि हम वादा करते हैं कि आपकी मसाजिद और मदारिसों की हिफाजत होगी। क्या ऐसा हो रहा है? आज बताइए, 2022 में आ गए हम, क्या करनी है? करनी यह है कि आपने अपने नुमाइंदे, अपना लीडर, अपनी क़यादत मजबूत नहीं। आप नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के पीछे पड़े रहे। आपने सोचा कि ये हमारे लीडर है। 125 विधायक जिता दिए आपने, और आपकी ताकत की इतने जीते। अगर सब मिलकर ताकत होती सरकार बनती, जैसे और लोग उस वक्त में कह रहे थे, हवा चलाई गई थी कि भाई सरकार बन रही है, अखिलेश जी की सरकार बन रही है, बीजेपी को हराना है, योगी जी को हटाना है। तो योगी जी भी ना हटे, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, और आप 125 अगर ये आपके होते, 125 भी ना होते, खाली 25 भी होते, तो जो हालात खराब है वो शायद इतने खराब ना होते। कम से कम वो विधानसभा में हंगामा काटते, आपकी आवाज उठाते, जो हुआ है उसके खिलाफ बोलते। ये हमें और आपको समझने की जरूरत है। एक बार फिर आपके पास मौका है, आप अपना नुमाइंदा यहाँ नगर निगम में भेज सकते हैं। आपके वार्ड की जो हालात है, जो करूले की स्थिति है, करूले को पूरे बनिस्बत और जगहों के बड़ी गरीबी निगाह से देखा जाता। मैं गलत हूं तो आप बताइए। अगर कोई शहर में कह भी देता है कि करूले में रहता हूं, तो ये हालत क्यों है भाई? जबकि यहाँ बहुत मेहनत कश लोग रहते हैं, जिन्हें रोज मेहनत करनी है और अपने बच्चों का पेट पालना। और यहाँ अजीम शख्सियत है, माननीय विधायक जी भी यहीं के थे अभी पिछली बार जो थे, उससे पहले वाले यूसुफ अंसारी साहब, लेकिन हालत नहीं सुधरी। उसकी वजह क्या है? वजह है कि हमने और आपने केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया था। अगर हम अपने विकास की बात को लेकर बात करते, उनसे वोट के बाद, देने के बाद उनसे बात करते, भाई हमारा ये मुद्दा है, इस काम को कीजिए, तो उनकी आंख में शर्म आती, आपके मसलों को वो बोलते। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया, आपने बीजेपी को हराने के लिए दिया था, वो बात खत्म हो गई। अब अगला मसला ही क्या रहा? तो देखिए, बातें तो बहुत है, वक्त भी है, अभी हमारे महानगर अध्यक्ष साहब को भी आपको सुनना है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि देखिए, चंद दिनों बाद, 15 या 20 दिन के बाद जो है वो इलेक्शन करीब है, मेयर का भी है, वार्ड का भी है। जो भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी हो, उसे आप कामयाब बनाइए पतंग के सामने वाला बटन दबाकर, क्योंकि ये आपकी अपनी पार्टी है। बहुत सी पार्टियां आई, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी आई डॉक्टर मसूद की, उन्हें लोगों ने बीजेपी का एजेंट बता दिया। पीस पार्टी आई डॉक्टर अयूब साहब की, उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया। देखिए, ये जो आदमी है, ये जो शख्स है, इसे आप दीवाना कह सकते हैं, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ शख्स है, जो जिसका कोई मतलब भी नहीं है, और वो आपकी आवाज उठाता। वो चाहे तो बैठ जाए, उसके पास सारे वसाइल है, सब कुछ है, ऐशो इज्जत की जिंदगी है, लेकिन वो क्यों भी आपकी आवाज को पार्लियामेंट में उठाते हैं। उनके हक को समझिए, और जो भी कैंडिडेट हो
वार्ड के इलेक्शन में आप उसे कामयाब बनाइए। मैं इसी के साथ अपनी बात का खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अजय जी, आज कौन से वार्ड में आपका नुक्कड़ सभा थी? देखिए, वार्ड 52 में हमारी नुक्कड़ सभा थी। पूरे भाई हमारे संभावित प्रत्याशी उन्होंने आयोजन कराया था इस मीटिंग का। क्या चर्चा रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे अब चुनाव में आने वाले टाइम में? मुद्दे देखिए विकास के मुद्दे रहेंगे, जो तलफी हो रही है उन पे बात की गई है और इंशाल्लाह यही हमारे मुद्दे हैं। और इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नालियों की हालत ख़राब है, शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है, करोला आप देख ही रहे हैं कैसा है। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं इंशाल्लाह। और भी पार्टियां आपने अभी से प्रचार चालू कर दिया, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है मजलिस को? देखिए, दूसरों का तो हमें पता नहीं, हम तो अपने लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें अचीव करना है तो हमें उस लेवल की मेहनत भी करनी होगी। और इंशाल्लाह हम लोग यकीनन पिछले 6 महीने से 7 महीने से विधानसभा चुनाव के बाद में लगातार शहर जा रहे हैं ताकि मजलिस जो है कामयाब हो सके, हमारी पार्टी कामयाब। बताइए कि मुरादाबाद जिले में कितने आप चेयरमैन की सीटें लड़ने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, जितनी निकाय हैं सारी की सारी लड़ेंगे इंशाल्लाह। 10 निकाय हैं। बिल्कुल 10 के 10 पे प्रत्याशी हैं, 2-2, 3-3, 4-4 प्रत्याशी हैं। एक जगह तो ऐसी है कि 7 प्रत्याशी हैं। पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे आप? पब्लिक से मैं ये अपील करूंगा कि देखिए, ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो आपकी अपनी पार्टी है और ये आपकी अपनी ही सोच के साथ और आने वाले मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए आप ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दें। ये अपनी पार्टी है, ये कामयाब होगी तो आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह।